हाँ तो भाई क्लास 12 में पॉलिटी में जो टॉपिक पढ़ रहे थे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जहाँ तक पढ़ा दिया उससे आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो सारे के सारे नोट्स बनाना यहाँ से, ठीक है ना, सारी चीज़ें लिखवाऊंगा मैं एक एक करके, ठीक है ना। अब वहाँ तक मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है ना। टॉपिक का नेम क्या था, एक मिनट, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ना, टॉपिक का नाम था अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है ना, क्लास 12, ठीक है, क्लास 12, ठीक है। सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा, सब्जेक्ट अपना पॉलिटी, ठीक है। और देखो उससे आगे का पढ़ते हैं, ठीक है। मैंने कहाँ तक लिखवा दिया था उसमें, मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन कौन से हैं। लगभग 9 अंतर्राष्ट्रीय संगठन मैंने लिखवा दिए थे उसमें। तो लगभग आपके टॉपिक में 9 अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते तो बहुत सारे हैं, पर 9 अंतर्राष्ट्रीय संगठन मोस्टली दे रखे हैं, तो वो अपन को पढ़ने हैं एक एक करके कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो मैंने 9 लिखवाए थे, उनमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले वाला मैंने लिखवाया था, आपको देखना। तो शायद मैंने लिखवाया था पहले वाला, कौन सा लिखाया था पहले वाला लिखाया था मैंने लीग ऑफ नेशंस, सॉरी एक मिनट, लीग ऑफ नेशंस, ठीक है, नेशंस कर दो, ठीक है, लीग ऑफ नेशंस, ये पहला है, पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अब ये कब बना था, क्यों बना था, क्या कारण था इसका बनाने का, तो मैं बेसिक से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, प्रथम विश्व युद्ध, तो प्रथम विश्व युद्ध में बहुत सारी हानि हुई थी, ठीक है ना। प्रथम विश्व युद्ध में बहुत सारी हानि हुई थी, कई देश मतलब तबाह हो गए थे। तो उसके हानि को देखते हुए बहुत सारे देशों ने ये फैसला किया कि ये विश्व में शांति स्थापित करने के लिए कोई ऐसा संगठन बनाया जाना चाहिए जो आपस में देश उसमें मतलब शांति के लिए सहयोग करें और विश्व में शांति स्थापित हो सके। तो सबसे पहले बहुत सारे देशों ने मिलकर ये लीग ऑफ नेशंस बनाया था, ठीक है ना। तो क्यों बनाया गया था, सबसे पहले लिखते हैं पॉइंटों में, ठीक है ना। पहला क्या लिखेंगे इसमें लिखो प्रथम विश्व युद्ध की वजह से दुनिया को बाहरी नुकसान हुआ या नुकसान उठाना पड़ा, ठीक है। बाहरी नुकसान उठाना पड़ा। इस तरह विश्व युद्ध दोबारा ना हो, इसके लिए विश्व में इस प्रकार के संगठन विश्व में इस प्रकार के संगठन की आवश्यकता पड़ी। जो विश्व में या वैश्विक स्तर पर शांति स्थापित कर सके, शांति तथा सहयोग की भावना विकसित कर सके, ठीक है। सहयोग की भावना विकसित कर सके, ठीक है ना, विकसित कर सके। पॉइंट नंबर 2, अनेक देशों ने मिलकर लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की। लीग ऑफ नेशंस नामक संगठन की स्थापना की, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, यह संगठन
पॉइंट नंबर 3, यह संगठन ज़्यादा सफल नहीं हो सका। यह संगठन ज़्यादा सफल साबित नहीं हुआ, साबित नहीं हुआ। यह संगठन ज़्यादा सफल साबित नहीं हुआ, साबित नहीं हुआ तथा परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। फिर भी द्वितीय विश्व इस संगठन के बनने के बाद भी द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ जिसका खामियाजा विश्व युद्ध हुआ जिसका खामियाजा पूरे विश्व को भुगतना पड़ा, या पूरे की जगह आप देखो संपूर्ण विश्व को भुगतना पड़ा। ठीक है, पूरे विश्व को, संपूर्ण विश्व को भुगतना पड़ा। पॉइंट नंबर 4, ठीक है ना। तभी सभी देशों को एक मजबूत संगठन की आवश्यकता महसूस हुई। इसलिए पॉइंट नंबर कितने हो गए थे? 4। पॉइंट नंबर 4 महसूस हुई। इसलिए ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान रखना। लीग ऑफ नेशंस, इसलिए लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर या इसके उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ, ये तो सभी ने सुना होगा और ये यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे यूएनओ बोलते हैं, ठीक है ना। यूएनओ, यूनियन नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। ये मोस्टली लीग ऑफ नेशंस के बारे में जो भी पॉइंट्स थे सारे के सारे ये लिखना। अब लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में यूएनओ की स्थापना हो गई और यूएनओ से प्रश्न बनता ही बनता है। तो यूएनओ बहुत मोस्ट है और यही इस टॉपिक में सबसे मोस्ट वो है और सबसे ज़्यादा बड़ा भी यही है, ठीक है ना। जितने और हैं उनसे ज़्यादा, ठीक है ना। तो अब अगला दूसरे नंबर का डाल लेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे शॉर्ट में यूएनओ, यू का मतलब होता है यूनियन, एन का मतलब नेशंस, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ। अब देखो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ का ये पता होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, ठीक है ना। तो सबसे पहले पता होना चाहिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। तो इसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। ये याद होना चाहिए सबको, पूछा जा सकता है मोस्टली प्रश्न आपकी परीक्षा में, छोटा प्रश्न कि यूएनओ की स्थापना कब हुई, ठीक है ना। दूसरा यहाँ होता है इसकी स्थापना हुई और सदस्य देश, है ना, वर्तमान में सदस्य देश। पूछा जा सकता है कि यूएनओ में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं, वर्तमान में सदस्य देश, ठीक है। तो वर्तमान में इसके सदस्य देश देखोगे तो 193 शायद, तो 193 है इस टाइम पे भी, ठीक है ना। वर्तमान की बात बता रहा हूँ,
और अभी कोई फिलहाल 21 में कोई इसका मतलब संख्या बदल गई वो बात अलग है, पर 193 ही है, ठीक है ना, मोस्टली, ठीक है ना। और आप देख लेना सर्च करके, अगर कोई इसमें थोड़ा बहुत हो तो मेरे हिसाब से 193 है, ठीक है ना। तीसरा हो जाएगा इसका हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर का मतलब होता है मुख्यालय। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? सबको पता होगा, मैंने पढ़ा रखा है कि न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कहाँ है? यूएसए, अमेरिका में, ठीक है ना। कहाँ पे है? यूएस, न्यूयॉर्क कहाँ पे है? अमेरिका में इसका मुख्यालय है। अब यहाँ तक की बातें क्लियर हैं यूएनओ के बारे में। अब यूएनओ को स्थापना की गई लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर उत्तराधिकारी के रूप में या उसकी जगह इसकी स्थापना की गई, तो इसके उद्देश्य क्या क्या थे वो लिखेंगे, और आपकी परीक्षा में पूछा भी जा सकता है, ठीक है ना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ, अगली हेडिंग डाल लेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के उद्देश्य। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के उद्देश्य। उद्देश्य क्या क्या है वो देखेंगे। देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के उद्देश्य। पहला उद्देश्य तो सबको पता ही है, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य काम है विश्व में शांति स्थापित करने के लिए। छोटा प्रश्न भी यहाँ से देखो पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई 2 उद्देश्य बताइए, कोई 3 उद्देश्य, कोई 4 उद्देश्य, अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से मॉडरेट होंगे वो, कि छोटा क्वेश्चन है तो 2 पूछेगा, बड़ा क्वेश्चन है तो 5 पूछ सकता है, 4 पूछ सकता है। तो आपको कम से कम 4-5 उद्देश्य पता होने चाहिए। बड़ा भी प्रश्न पूछ सकता है संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में विस्तृत विवरण प्रस्तुत कीजिए, या संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य क्या है, या संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जानकारी प्रदान कीजिए, जो भी है बड़ा प्रश्न भी बन सकता है यहाँ से, ठीक है ना। तो इसकी स्थापना के उद्देश्य, पहला विश्व शांति स्थापित, विश्व में पहला उद्देश्य विश्व में शांति स्थापित करने के लिए। 1 मिनट। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के उद्देश्य विश्व में शांति स्थापित करना। विश्व में शांति स्थापित करना, इसका पहला उद्देश्य यह है, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य विवादों को सुलझाना। 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य अगर कोई विवाद है, कोई युद्ध छिड़ गया है या और कोई सीमा विवाद है, तो उनको सुलझाने का काम भी यूएनओ करता है। तो 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य विवादों को सुलझाना, ठीक है। ये हो गए 2। तीसरा हो जाएगा, है ना, विश्व के अन्य देशों के देशों की आर्थिक सहायता करना। विश्व के देशों की आर्थिक सहायता करना। विश्व में कर लेना इसको, है ना। विश्व में देशों की आर्थिक सहायता करना। पॉइंट नंबर 4, देशों के मध्य संधियां करवाना। यानी 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य कोई विवाद है तो दोनों के बीच में विवाद को निपटाने के लिए संधियां करवाने का काम भी ये करता है। देशों के मध्य संधियां करवाना, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 हो जाएगा, वैश्विक स्तर पर सहयोग की भावना विकसित करना। ये 5 पॉइंट हो गए, ठीक है ना। ठीक है, और एक आध पॉइंट और लिखना चाहो तो और लिख लो। पॉइंट नंबर 6, है ना। तो वैश्विक स्तर पर सामाजिक तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
वैश्विक स्तर पर सामाजिक तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ठीक है ना, ये इसके प्रमुख पॉइंट है। समझ में आ गई? बहुत से हैं, 6 तो ठीक है ना, 6 बहुत है। अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ये 6 पॉइंट्स लिख देने हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद में जो संयुक्त राष्ट्र संघ हम पढ़ रहे हैं, इसके 6 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 6 अंग। वो 6 अंगों के नाम आपको याद होने चाहिए। पूछे जा सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों को बताइए, या संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के बारे में विस्तृत जानकारी पूछ सकता है। पहले अंग पढ़ते हैं कि अंग कौन कौन से हैं, 6 अंग कौन कौन से हैं। उसके बाद 6 अंगों के बारे में विस्तृत जानकारी एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एडिंग डाल लो अगली। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग। ठीक है ना। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 अंग हैं। कितने अंग हैं? प्रमुख 6 अंग है। अब वो 6 अंग कौन कौन से हैं वो पढ़ेंगे। देखो ये जो 6 अंग हैं ये कौन कौन से हैं? देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, या 4 हो जाएंगे, या 5 हो जाएंगे, या 6 हो जाएंगे। 6 अंग। ठीक है। पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा सुरक्षा परिषद। ठीक है ना। पहला कौन सा हो जाएगा? सुरक्षा परिषद। ठीक है। दूसरा होता है सचिवालय। सेक्रेटरीट होता है सचिवालय, एक सचिवालय होता है। ठीक है ना। तीसरा इसका पॉइंट होता है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। ठीक है। चौथा होता है, एक होती है चौथा इसका अंग होता है महासभा। महासभा होता है। ठीक है ना। क्या होता है? महासभा। 5वां इसका होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये 6 के 6 इसके जो प्रमुख अंग संयुक्त राष्ट्र संघ के सारे याद होनी चाहिए आपको। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और 6वां होता है इसका प्रमुख अंग, जिसको न्यायालय से संबंधित न्यास परिषद। ऐसे करके कितने पॉइंट होते हैं इसके? 6 अंग होते हैं, यानी कि 6 अंग होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख। अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद क्या होती है? देखो, पहला पॉइंट हो जाएगा सुरक्षा परिषद। ठीक है। सुरक्षा परिषद के बारे में पढ़ते हैं। इसका पहला अंग ले लेते हैं। पहला अंग है सुरक्षा परिषद। अब सुरक्षा परिषद क्या होती है? देखो, अब इसमें पॉइंट लिखते हैं। सबसे पहले सुरक्षा परिषद, तो पहला पॉइंट, ठीक है ना, ये लिख देंगे। सुरक्षा परिषद यूएनओ का प्रमुख अंग मानी जाती है। प्रमुख अंग माना जाता है। दूसरा, सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य होते हैं जो 2 भागों में बटे होते हैं। जो दो भागों में बटे होते हैं। दो भागों में बटे होते हैं। दो भागों में बटे होते हैं। 2 भागों में कैसे बटे होते हैं? देखो, इसको भी पॉइंट में लिखते हैं। 2 भागों में 15 सदस्यों में से मैं पॉइंट्सों में इसलिए लिखवाता हूँ कि आपको जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक है ना। पॉइंट्सों में चीजें क्या हो जाती हैं? टूट जाती हैं आपस में, मतलब एक लंबा पॉइंट नहीं रहता, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाती हैं, तो जल्दी याद हो जाती हैं। ठीक है ना। तो 15 सदस्यों में से 5 स्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्य, ये हमेशा स्थायी रहते ही रहते हैं। ठीक है ना। 5 स्थायी सदस्य हैं भाई। ठीक है ना। और 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से वो पढ़ेंगे?
उसके अलावा अगला पॉइंट लिख लो, जबकि इसी में लिख लो, ठीक है ना, इसमें अगला क्या बनाओ, जबकि 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 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, अस्थायी सदस्य होते हैं। 10 कैसे होते हैं? अस्थायी सदस्य होते हैं। अब अस्थायी सदस्यों के बारे में देखो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो कि एक बार लिख देता हूँ फिर मैं समझाता हूँ। जो कि प्रत्येक 2 साल बाद या 2 साल में चुने जाते हैं, ठीक है, 2 साल बाद चुने जाते हैं, ठीक है। तो वो कैसा होता है, देखो 5 सदस्य तो ऐसे हैं जो हमेशा स्थायी रहते हैं, 5 सदस्य, ठीक है ना। वो 5 सदस्य कौन कौन से, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, जो भी है वो सारे पढ़ेंगे। तो 5 सदस्य वो हैं, और जो 10 सदस्य अस्थायी सदस्य हैं, इनमें से ये 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। जैसे इस सुरक्षा परिषद में भी वही 193 सदस्य कुछ ऐसे देश हैं, 93 मान लो, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में इतने सदस्य देश हैं, तो वो सुरक्षा परिषद में भी है। तो इन सदस्यों में से 10 ऐसे सदस्य हैं जो मतलब कि 2 साल बाद चुने जाते रहते हैं। 2 साल बाद जैसे होते ही 10 सदस्य रिटायर हो जाएंगे, फिर 10 नए सदस्य आ जाएंगे इन 193 में से। और ये जो 5 सदस्य हैं ये तो हमेशा स्थायी रहेंगे। तो ये 5 सदस्य हैं ये तो हमेशा स्थायी रहेंगे, पर जो ये 10 सदस्य हैं, ये इन 193 में से ये 10 सदस्य हर साल क्या होते हैं, मतलब हर 2 साल में बदलते रहते हैं। जैसे हमारे भारत में जो राज्यसभा होती है उसके जो सदस्य हैं, ठीक है ना, उस 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर्ड होते रहते हैं, ठीक है ना, राज्यसभा में। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी 10 सदस्य हर 2 साल बाद में हट जाते हैं और नए 10 सदस्य आ जाते हैं। ऐसे करके सभी देशों का नंबर आता है, ठीक है ना, अस्थायी सदस्यों में, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ देखो, अब यहाँ पर जो 5 स्थायी सदस्य हैं इनको अलग पावर दी हुई है। जैसे हमारे संविधान में राष्ट्रपति को वीटो पावर होती है। वीटो पावर के तहत राष्ट्रपति अगर कोई बिल राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो राष्ट्रपति उस बिल पे साइन करे ना करे, तो यानी कि उसको बिल को टेबल पे पड़े रहने देते हैं, तो उस पर साइन नहीं करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे जो 5 सदस्य स्थायी सदस्य हैं इनके पास वीटो पावर पाई जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लो इस पॉइंट को भी, प्रत्येक स्थायी सदस्य के पास, प्रत्येक स्थायी सदस्य जो 5 सदस्य हैं, प्रत्येक स्थायी सदस्य 5 कोष्टक में लिख देता हूँ, 5 सदस्य स्थायी सदस्य के पास स्थायी सदस्य के पास वीटो पावर को हिंदी में बोलते हैं निषेधाधिकार, मना करने का अधिकार, यानी उसको मना करने की पावर होती है, निषेधाधिकार वीटो पावर होती है, ठीक है ना। प्रत्येक स्थायी सदस्य के पास वीटो पावर होती है, निषेधाधिकार की शक्ति होती है, ठीक है ना। अगला पॉइंट, इस शक्ति का प्रयोग करके, इस पावर का लिख लो, इस पावर का प्रयोग करके स्थायी सदस्य क्या करेंगे, स्थायी सदस्य प्रस्तावों को रोक सकते हैं। कोई ऐसा प्रस्ताव आए तो स्थायी सदस्य को ये पावर होती है कि स्थायी सदस्य जिधर ज्यादा वोट डाल देंगे वो मान्य होगा, तो प्रस्तावों को रोक सकते हैं अथवा इन प्रस्तावों को सीमित कर सकते हैं, अथवा इन प्रस्तावों को सीमित कर सकते हैं। इन प्रस्तावों को क्या कर सकते हैं, सीमित कर सकते हैं। यानी कि जैसे 5 सदस्य, ये स्थायी सदस्य 5 होते हैं, तो ये जिधर ज्यादा वोट डालेंगे, इनमें से ज्यादा सदस्य जिधर वोट डालेंगे वो चीज मान्य होगी, न कि जितने बाकी अस्थायी सदस्य हैं वो, इनमें पावर होती है। इधर जिधर भी वोट ज्यादा पड़ गए 5 में से, यानी कि 5 में क्या होगा, अगर मान लो अधिकतम वोट भी पड़ेंगे तो 5 या फिर 3-2 का वो रहेगा, एक तरफ 3 ने वोट डाल दिया इधर, तो जिधर 3 रहेगा वो पलड़ा भारी रहेगा, उस वाले की जीत होगी, उस तरफ प्रस्ताव की वो रहेगी, ठीक है ना, यानी उस तरफ प्रस्ताव हो जाएगा, जो भी प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में जाएगा, ठीक है। तो ये होगी सुरक्षा परिषद के बारे में बेसिक जानकारी, ठीक है ना। अब सुरक्षा परिषद के कार्य पढ़ते हैं, अगली हेडिंग डाल लो, सुरक्षा परिषद के कार्य।
सुरक्षा परिषद के कार्य, सुरक्षा परिषद के कार्य। पहला कार्य क्या लिखेंगे? देशों के मध्य उत्पन्न विवादों को सुलझाना। देशों के मध्य उत्पन्न विवादों को बहुमत के आधार पर सुलझाना। देशों के मध्य उत्पन्न विवादों को बहुमत के आधार पर सुलझाना। यानी जिधर ज्यादा वोट पड़ जाएंगे उधर वो हो जाएगी उस देश की, और ऐसे करके ये विवादों को सुलझाने का काम करती है सुरक्षा परिषद। विश्व में शांति बनाए रखना या विश्व में शांति कायम करना। दूसरा काम सुरक्षा परिषद का विश्व में शांति कायम करना, ठीक है ना। तीसरा हो जाएगा शांति प्रस्ताव को भंग करने वाले सदस्य देशों को दंड देना या फिर सजा देना। ये काम भी सुरक्षा परिषद का होता है, ठीक है नहीं। क्या होता है? सुरक्षा परिषद के कार्य ये है। तो मोस्टली सुरक्षा परिषद के ये 3 कार्य हैं, ये लिख देना बहुत है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा अंक पढ़ते हैं। इसका दूसरा अंक कौन सा पढ़ाया लिखाया था मैंने? सचिवालय, है ना। दूसरा अंक हो जाएगा सचिवालय। एक मिनट, सचिवालय, ठीक है। अब सचिवालय होता क्या है? सचिवालय क्या होता है? देखो यहाँ पे जो होते हैं, यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं, सचिवालय, ठीक है। सेक्रेटरीट होता है, तो यहाँ पे मतलब उच्च अधिकारी बैठते हैं, जो योजनाएं सारी चीजें बनाते हैं वो यहाँ पे सचिवालय में होते हैं, ठीक है नहीं, ठीक है ना। ये कार्यकारिणी होती है इसकी, एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है ना। मेन काम करने वाली यही है। देखो इसके पॉइंट लिखते हैं। इसे यूएनओ की नौकरशाही के नाम से नौकरशाही या कार्यकारिणी कहा जाता है। कार्यकारिणी कहा जाता है किसको? सचिवालय को, ठीक है। सचिवालय यूएनओ के लिए काम करने वाले कर्मचारियों का समूह होता है। काम करने वाले कर्मचारियों का समूह होता है, ठीक है ना। ये 2 पॉइंट्स और लिख लेते हैं, नीचे कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। अगला पॉइंट और लिख लो। यह है यूएनओ के बाकी अंगों को जानकारी प्रदान करता है। जो अन्य अंग होते हैं यूएनओ के, 5 अन्य अंग, उनको जानकारी प्रदान करता है। कौन? सचिवालय जानकारी प्रदान करता है तथा अन्य अंगों के कार्यों का लेखा जोखा रखता है, ठीक है। ये होता है सचिवालय, ठीक है ना। सचिवालय में इतना ही है, बहुत है ये। फिर 2 अंग हो गए इसके। तीसरा अंग लिख लो, आर्थिक और, ये अंग ही पढ़ेंगे आज, ठीक है ना। बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर अगले 3 अंग अगली वीडियो में पढ़ेंगे, तो ये और पढ़ लेते हैं। आर्थिक और, तीसरा अंग है इसका, मैंने लिखवाया आपको, आर्थिक और सामाजिक परिषद, है ना। आर्थिक और
सामाजिक परिषद, तीसरा अंग आर्थिक और सामाजिक परिषद, ये तीसरा अंग है भाई इसका, ठीक है ना। आर्थिक और सामाजिक परिषद है, ठीक है ना। 1 मिनट पूरा चला गया ऊपर। आर्थिक और सामाजिक परिषद, देखो इसमें भी पॉइंट डाल देते हैं, ठीक है ना। आर्थिक, अब ये काम क्या करती है, देखो आर्थिक और, लिख देता हूँ मैं, आर्थिक और सामाजिक परिषद क्या काम करती है विश्व में, मैं एक बार लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। आर्थिक और सामाजिक परिषद विश्व में सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक विकास के लिए काम करती है। शैक्षणिक विकास के लिए काम करती है। यानी ये जो परिषद है, आर्थिक और सामाजिक जो परिषद है, ये काम क्या करती है विश्व में, कौन कौन से काम करती है, सामाजिक विकास का काम करेगी, आर्थिक विकास का काम करेगी विश्व के लिए, सांस्कृतिक विकास का काम करेगी और शैक्षणिक विकास का काम करेगी। 1, 2, 3 और 4 प्रकार के विकास का काम करती है आर्थिक और सामाजिक परिषद। अब देखो आर्थिक और सामाजिक परिषद, इसके अलग अलग पॉइंट और लिख लेते हैं, ठीक है। देखो इसकी स्थापना भी पढ़ लेते हैं। स्थापना वही संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ, जैसे संयुक्त राष्ट्र उसके साथ इसकी स्थापना हो गई थी। और वर्तमान में इसके सदस्य कितने हैं, वर्तमान में इसके सदस्य हैं 54 इसके सदस्य हैं, ठीक है ना। और इस परिषद की बैठक प्रत्येक 2 साल में होती है, प्रत्येक वर्ष में 2 बार, प्रत्येक साल में 2 बार। इस परिषद की बैठक प्रत्येक वर्ष में 2 बार होती है, 1 साल में 2 बार इसकी बैठक होती है, 2 बार होती है। अब देखो 2 बार होती है पर अलग अलग जगह होती है। इसकी जो दो बार जो बैठक होती है यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, तो 2 बार जो बैठक होती है वो अलग अलग जगह होती है, ठीक है ना। एक बार तो होती है जुलाई के महीने में, जुलाई माह में, ठीक है। एक तो होती है जुलाई माह में, एक होती है अप्रैल के महीने में। अप्रैल के महीने में किसी भी तारीख को हो सकती है, कोई तारीख का कोई वो नहीं दे रखा, ठीक है ना। तारीख किसी भी हो सकती है पर महीना जुलाई के महीने में होगी। और ये अलग जगह होती है, ये होती है जेनेवा में। जेनेवा कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड की राजधानी है जेनेवा, स्विट्जरलैंड जेनेवा में, ठीक है। और अप्रैल के महीने में, अप्रैल माह में कहाँ पे होती है, ये होती है न्यूयॉर्क में, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है, न्यूयॉर्क कहाँ है, यूएसए में यहाँ पे। तो जुलाई के महीने में कहाँ, याद रखनी है आपको, जुलाई के महीने में जेनेवा में यानी स्विट्जरलैंड में, अप्रैल के महीने में कहाँ, न्यूयॉर्क में यानी कि यूएसए में। अभी इसके काम क्या है, प्रमुख रूप से काम लिख लेते हैं। तो काम अपन ने पढ़ भी लिया हालांकि ऊपर, तो कार्य इसका एक ही है, इसका क्या क्या कार्य करना है। देखो ये काम क्या करती है, तो इसको पहले ऐसे बना लो आप कि जैसे सामाजिक, अगर आपको याद नहीं होता इसका प्रमुख काम तो क्या क्या है, सामाजिक, फिर कर लो सांस्कृतिक, लिख लो सांस्कृतिक, फिर लिख लो आर्थिक, और फिर लिख लो सामाजिक हो गया, आर्थिक, फिर लिख लो शैक्षणिक। और इन सभी का क्या करने का काम करती है ये, इन सभी का शैक्षणिक, इन सभी का विकास करना। और कहाँ पे, विश्व में, इधर लिख लो विश्व में। तो विश्व में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास करने का काम कौन करती है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद विश्व में ये काम करने का काम करती है, ठीक है। नहीं अभी इसके 3 पॉइंट हो गए, वीडियो बहुत हो गया। अब आगे जो 3 रह गए, महासभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और न्याय परिषद, वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके।